मीर जाफर की गद्दारी भारत पर भारी हो गई। मीर जाफर की गद्दारी भारत पर भारी हो गई। बंगाल पर अंग्रेजों की रंगदारी हो गई। जो आए थे ब्रिटेन से भारत में भीख मांगने, उनके पास भी सरकारी बंगला और गाड़ी हो गई। जी हां, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि बंगाल में आकर के पहले दरवाजे दरवाजे घूम करके और कपास, नारियल या और भी खाने पीने की चीजें जो है खरीदने का काम करती थी। वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, तो उसके लिए ब्रिटेन वालों का कोई बहुत बड़ा जो है उसमें योगदान नहीं, हिंदुस्तान के लोगों का योगदान था, जो कि एक से एक जो है मीर जाफर गद्दार निकले। और आज के क्लास में हम लोग बताएंगे कि पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को, भारत में 3 कर्नाटक युद्ध जो है बताए गए थे फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच। जो तीसरा फ्रांसीसी और ब्रिटिश युद्ध जो चल रहा था, जिसको तीसरा कर्नाटक युद्ध के नाम से जो है जाना गया, जो 1756 से 1763 तक चला, उस युद्ध ने अंग्रेजों के लिए बंगाल जीतने की पटकथा जो है लिख दी। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, इन सभी तथ्यों पर हम लोग जो है चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी का स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, वंदन। मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर, और शुरू करता हूं आधुनिक भारत का इतिहास का ये लेक्चर, क्या बंगाल पर ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार। इससे संबंधित वो सवाल जो कि आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। बहुत लोगों को तो परीक्षा के रिजल्ट से ही दूर कर दिया था, जैसे मनिहारी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था, या सिराजुद्दौला का सेनापति समरू किस देश का निवासी था, या काल कोठरी की घटना का उल्लेख किस अंग्रेज गवर्नर ने किया था। जैसे प्रश्नों का हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे, डिस्कशन करेंगे। शुरू करें आज के इस सेशन को। आज हम लोग जो है बंगाल और बंगाल के नवाबों के संदर्भ में पढ़ेंगे, और मैं बताऊंगा कि जो तीसरा कर्नाटक युद्ध हुआ था, जो कि फ्रांस और ब्रिटेन के सप्तवर्षीय युद्ध पर आधारित था, वो आग जो कर्नाटक में लगी थी वो बंगाल तक कैसे आ गई। शुरू कर रहे हैं आज के सेशन को। जैसा कि आप जानते हैं, उस समय का बंगाल आज अगर जो है वर्तमान समय के जो है देखा जाए, तो उस समय के बंगाल के अंतर्गत जो है कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, तो आप कहेंगे कि आज का जो है पश्चिम बंगाल, इसके अलावा कौन सा, बांग्लादेश, यही तो विभाजन से पहले पूर्वी बंगाल जो है कहा जाता था, जो कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में इसको जो है बंगाल को 2 भागों में बांटा गया था। तो कौन कौन, पश्चिम बंगाल, इसके अलावा जो है बांग्लादेश के अलावा आप कहेंगे बिहार, और कौन सा, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश का जो है कुछ क्षेत्र तब जो है तत्कालीन बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, और भारतवर्ष में सबसे समृद्ध, सबसे धनाढ्य राज्य हुआ करता था। मुगल काल में ही बंगाल का जो है दीवान नियुक्त किया गया मुर्शीद कुली खां। कौन? मुर्शीद कुली खां को बंगाल का दीवान किसने बनाया था? तो बंगाल का दीवान जो है एक पद हुआ करता था, और इसे बनाया गया जो है किसके द्वारा? तो आप कहेंगे इसको नियुक्त किया था औरंगजेब ने। किसने नियुक्त किया? औरंगजेब, जो कि मुगल साम्राज्य का जो है अंतिम सुप्रसिद्ध जो है शासक था। उसके बाद तो जितने आए एक से एक जो है कार्टून ही आए, लेकिन वर्ष 1700 ईस्वी में मुर्शीद कुली खां को औरंगजेब ने बंगाल का दीवान नियुक्त किया। बिल्कुल जीरो से हीरो तक जो है आपको बता दूंगा। अब औरंगजेब जब इसको यहां का दीवान नियुक्त कर देता है, तो यहां पर दीवान के रूप में जो है ये काम करता है, यहां की दीवानी जो है वसूलता है, एक तरीके से टैक्स वसूलता है और मुगलों तक जो है पहुंचाता है। लेकिन औरंगजेब के गुजर जाने के बाद, उसके बाद जो है जितने मुगल बादशाह हुए, वो जो है उनकी स्थिति बड़ी विचित्र रही थी। फिर भी घृणित कायर के नाम से जाना जाने वाला
कौन? फर्रुख सियर के शासनकाल में मुर्शिद कुली खां को इसको जो है बंगाल का सूबेदार बना दिया जाता है। बंगाल का, उस समय का बंगाल का सूबेदार का मतलब कि आज का बिहार, उड़ीसा और बांग्लादेश सहित पश्चिम बंगाल के पूरे क्षेत्र का अब ये सूबेदार जो है बनता है। लेकिन उसके बाद के जो मुगल जो है बादशाह थे, उनकी स्थिति बड़ी विचित्र रही। वो खुद ही बड़े राजनीतिक रूप से अस्थिर हो गए, उसका फायदा उठाया और मुर्शिद कुली खां जो है अपने आप को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। तो इस तरह अगर जो है आपसे पूछे बंगाल का पहला जो है स्वतंत्र नवाब जो है कौन था, तो आप कहेंगे कि मुर्शिद कुली खां, और जिसने 1717 से लेकर के 1727 तक शासन किया। मुर्शिद कुली खां के द्वारा ही इजारेदारी प्रथा जो है लाई गई, इजारेदारी प्रथा, और अंग्रेजों ने भी जो है इस प्रथा का उपयोग किया। इजारेदारी प्रथा क्या थी? तो इजारेदारी प्रथा के तहत जमीन का जो कृषि योग्य भूमि थी, कृषि योग्य भूमि को 5 वर्ष के लिए लीज पर दे दिया जाता था, ठेका पर दे दिया जाता था। ठेका का मतलब यहां भाड़े पर, वो वाला ठेका मत समझना जहां जाकर हर कोई ठीक हो जाता है, नहीं, यहां ठेका मतलब भाड़ा पर जो है इजारेदारी प्रथा। ये कितने वर्ष के लिए? तो इसीलिए इसको पंचवर्षीय लगान प्रथा जो है कही गई, लगान प्रथा कही गई, जिसमें एक जमीन का बड़ा भूभाग कोई अमीर व्यक्ति 5 वर्ष के लिए नवाब से प्राप्त कर लेता था। जो लगान साल दर साल मिलनी थी, वो एक बार उसको जो है कैश के रूप में मिल जाती थी नवाब को, और फिर उस बड़े भूभाग को छोटे छोटे टुकड़ों में छोटे छोटे किसानों को जो है फिर दिया जाता था। हालांकि इसमें किसानों की जो है जबरदस्त जो है शोषण होता था, लेकिन इससे जो है नवाब से क्या लेना देना था? कौन सा उस समय वोट लेना था? और आज वोट लेना ही है तो कौन सा जो है देश की आम जनता के बारे में बहुत जो है सोचा जाता है। बहरहाल यहां इजारेदारी प्रथा जो है इसी मुर्शिद कुली खां का जो है दिमाग की उपज थी। आगे चल करके मुर्शिद कुली खां का जो है दामाद था, जिसका नाम था सुजाउद्दीन। क्या नाम था? सुजाउद्दीन। ये जो है शासक बनता है। रिश्ते में जो है क्या था? दामाद। क्योंकि इनका जो है कोई पुत्र नहीं था, तो अपने दामाद को अपना उत्तराधिकारी जो है घोषित किया। किसने? मुर्शिद कुली खां ने। और मुर्शिद कुली खां का जो ये दामाद था सुजाउद्दीन, जिसने 1727 से लेकर के और वर्ष 1739 तक शासन किया। 1739 तक जो है इसने शासन किया। हालांकि मराठों ने इन लोगों से चौथ वसूला जरूर। रघु जी जो थे वो उड़ीसा तक को जो है प्राप्त कर लिए थे, लेकिन बंगाल के क्षेत्र पर जो है फिर भी इनका जो है शासन कायम रहा था। सुजाउद्दीन ने अपने सौतेले भाई को जिसका नाम था अलवर्दी खां को जो है बिहार का दीवान नियुक्त कर दिया था। कौन? सुजाउद्दीन। किसको? अलवर्दी खां रिश्ते में इसका जो है सौतेला भाई था। आगे इसका बड़ा महत्व है, इसलिए बताते हैं। इसी सुजाउद्दीन का जो है बेटा अगला बंगाल का नवाब, उसका बेटा सरफराज खां बना। लेकिन सरफराजवा एक नंबर का निकम्मा इंसान निकला, एक नंबर का निकम्मा जो है इंसान था। बहरहाल ये दुनिया का दस्तूर है, जो धन दौलत वैभव साम्राज्य बिना मेहनत किए जो है आपको प्राप्त होता है, तो आप उसके महत्व को जो है नहीं समझते हैं। और सरफराज के साथ भी जो है ऐसा था। और ये तो दुनिया के हर अवगुणों से भरा हुआ इंसान था। कौन? सरफराज। लेकिन सुल्तान था तो जिसके पास पावर और पैसा है वो हमेशा जो है पावरफुल रहा है, वही सबसे तेज रहा है। लेकिन इसकी बेवकूफी का, खास करके इसकी अय्यासी का जो है फायदा उठाता है कौन? अलवर्दी खां, जो कि उन दिनों बिहार का जो है नवाब हुआ करता था, बिहार का जो है एक तरीके से कह लें कि दीवान हुआ करता था। उसी ने इसके खिलाफ जो है विद्रोह कर दिया, और विद्रोह कर दिया तो जो है गिरिया का युद्ध होता है। गिरिया युद्ध हालांकि आज जो है गिरिया पड़ता है पश्चिम बंगाल में, और गिरिया युद्ध हुआ था कब? तो आप कहेंगे कि 10 मार्च वर्ष 1740 को। कब हुआ? 10 मार्च 1740 को हुआ। किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे कि अलवर्दी खां। किसके बीच हुआ? तो जी हां, ये युद्ध हुआ था अलवर्दी खां
और किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे सरफराज। सरफराज को यहीं पर इसने साफ कर दिया, इनका सर कलम कर दिया। यानी सरफराज इस युद्ध को हार जाता है और इसी युद्ध में मर्डर कर दिया जाता है, इसका ये मार दिया जाता है। तो जाहिर सी बात थी, बंगाल का अगला नवाब कौन बनेगा? अलवर्दी खां बनेगा। अलवर्दी खां नवाब बना और 1740 से लेकर के 1756 तक इसने शासन किया। किसने? अलवर्दी खां ने। इसी अलवर्दी खां का दौहित्र था। दौहित्र का मतलब समझते हैं? दौहित्र का मतलब होता है बेटी का बेटा, या आम बोलचाल के भाषा में हमारे पूर्वांचल में इसको नाती कहते हैं। नाती का मतलब बेटी का बेटा। बेटी का बेटा था कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला को इन्होंने अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। किसने? अलवर्दी खां ने। अलवर्दी खां ने सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, क्योंकि इनके भी कोई पुत्र नहीं थे। इनकी 3 पत्नियां थीं, तीनों सगी बहन थीं, और उन 3 पत्नियों से इनको 3 बेटियां हुई। और जो 3 बेटियां थीं इनकी, उनका नाम भी बड़ा शानदार था, उनका भी बड़ा आगे महत्व होगा। एक थी घसीटी बेगम। कौन थी? घसीटी बेगम। दूसरी कौन थी? मैमून। कौन थी? मैमून बेगम। और तीसरी कौन थी? अमीनी बेगम। कौन थी? अमीनी। और जो ये अमीनी थी, इसी अमीनी का बेटा था कौन? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला नवाब बनता है किसके बाद? तो अलवर्दी खां के बाद ये नवाब बनता है। और अब यहीं से मामला बिगड़ता है। अलवर्दी खां जो कि नवाब बना, तो उसके बाद जब उत्तराधिकारी घोषित किया सिराजुद्दौला को, तो सिराजुद्दौला से कहा था कि इन अंग्रेजों से, यूरोपीय शक्तियों से सावधान रहना। कभी भी बंगाल में इनको किला बनाने का परमिशन मत देना, कभी इनको सेना रखने का परमिशन मत देना, क्योंकि अब ये भारत में बड़े पावरफुल हो गए हैं और इनका सामना करना बड़ा अब एक साथ तीनों का सामना करना, 3 मतलब अंग्रेज, फ्रांसीसी और पोर्चुगल, इन तीनों का एक साथ सामना करना इतना अब आसान नहीं होगा। बहरहाल अब जब नवाब बनता है कौन? सिराजुद्दौला 23 वर्ष की उम्र में नवाब बना, और यहीं से अब अंग्रेजों के लिए ये हड्डी में कबाब बन गया। क्या बना? अब यहाँ पर देखा जाता है, सिराजुद्दौला के नवाब बनने के बाद, सिराजुद्दौला नवाब बना, तो मैंने बताया कि ये वही दौर था जब तीसरा कर्नाटक युद्ध चल रहा था। कौन सा? तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध। तीसरा कर्नाटक युद्ध। और तीसरा कर्नाटक युद्ध कब से कब तक चला था? 1756 से लेकर के, और कब तक चला? 1763 तक चला, जो कि ब्रिटेन और फ्रांस के उत्तराधिकार के, ब्रिटेन और फ्रांस के सप्तवर्षीय युद्ध का परिणाम था। अब थोड़ा सा इसको मैप से आप समझने का प्रयास करेंगे। ये वाला बेल्ट को आप देखिए, ये वाला हिस्सा उन दिनों यही तो कर्नाटका हुआ करता था। मैंने बताया कि ये कोरोमंडल तट के आसपास का जो क्षेत्र था, इसी को कर्नाटक के नाम से जाना जाता, इसी को कर्नाटक कहा जाता था। यानी इन क्षेत्रों पर कर्नाटक में तीसरा युद्ध चल रहा है। किसके किसके बीच? फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के बीच चल रहा है। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, प्राइवेट कंपनी थी, जिसको कि अपनी गवर्नमेंट से, यानी ब्रिटेन की गवर्नमेंट से कोई आर्थिक सहायता नहीं मिलती थी, ध्यान रहे। और ये युद्ध इतना लंबा चला कि इसके लिए युद्ध हो तो पैसा तो चाहिए ना, लड़ाई हो, मार झगड़ा हो, मुकदमेबाजी हो, पैसा न चाहे, ऐसा कैसे हो सकता है? इधर वाले बेल्ट पर जो कौन सा बेल्ट? तो आप कहेंगे कि जो बंगाल का जो क्षेत्र था, बंगाल वाले क्षेत्र पर मैंने बताया ना कि जो बंगाल का जो क्षेत्र था, बंगाल उस समय बहुत समृद्ध क्षेत्र था और इनको पैसे की जरूरत थी। उस पैसे को पूरा करने के लिए यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव, कौन? उन दिनों अंग्रेजों का प्रमुख हुआ करता था, जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। पिछले क्लास में बताया था, यही रॉबर्ट क्लाइव जिसने अर्काट का घेरा डाला था, और जहां पर अपनी शानदार सैन्य नेतृत्व क्षमता की वजह से जीरो से हीरो बन बैठा था। कर्नाटक में ये आया था एक क्लर्क बन करके, ईस्ट इंडिया कंपनी को ज्वाइन किया क्लर्क बन करके, लेकिन हिंदुस्तान की धरती पर ईस्ट इंडिया कंपनी को एक साम्राज्य के रूप में परिवर्तित करने में इस इंसान का बहुत बड़ा योगदान रहा था।
इसीलिए भारत में इसे ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के नाम से भी जाना जाता है। रॉबर्ट क्लाइव ने किया क्या, इस बंगाल वाले बेल्ट में जो दस्तखत व्यवस्था थी, अब दस्तखत व्यवस्था ये क्या थी, दस्तखत व्यवस्था को जानने से पहले जो है थोड़ा सा जो है आप फ्लैशबैक में जो है चलेंगे। मैंने जो है आप लोगों को बताया था जॉन सरमन मिशन के संदर्भ में, जॉन सरमन मिशन याद करेंगे। जॉन सरमन मिशन, हालांकि यहां पर भी बता देता हूं क्या था। जॉन सरमन मिशन 1717, जॉन सरमन मिशन जो कि वर्ष 1717 में किसके दरबार में आया था, फर्रुखसियर के दरबार में आया था। फर्रुखसियर जिसको घृणित कायर के नाम से जाना जाता था, महानिकम्मा आदमी था, और जॉन सरमन के नेतृत्व में जो ये मिशन उसके दरबार में आया, उस जॉन सरमन के साथ एक अंग्रेज डॉक्टर भी आया था। उस अंग्रेज डॉक्टर का नाम था जो है मिल्टन हॉल। क्या नाम था, मिल्टन हॉल। और ये लोग आए तो इन लोगों को जो है पता चला कि बादशाह जो फर्रुखसियर है वो एक बड़ी गंभीर समस्या से जो है जूझ रहा है। फर्रुखसियर को पाइल्स की प्रॉब्लम थी, उससे परेशान थे, और इस मिल्टन हॉल ने उनकी इस समस्या का जो है समाधान ऑपरेशन करके कर दिया। इससे पहले वो इधर उधर जड़ी बूटी कर रहे थे, लेकिन इसने ऑपरेशन करके और उनकी उस विकट समस्या से इनको मुक्ति भी दिला दी, क्योंकि वो ऐसी समस्या है न किसी से बताया जाता है, न छुपाया जाता है, न रहा जाता है। उसी से परेशान था फर्रुखसियर और उससे मुक्ति दिला दी जब मिल्टन हॉल ने। तो मिल्टन हॉल से ये इतना खुश हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी से इतना खुश हो गए कि इन्होंने उनके लिए जो फरमान सुनाया उसको मैग्ना कार्टा ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जो है जाना गया। इन्होंने इनको निशान जो है जारी कर दिया। निशान का मतलब वो निशान मत समझना, इस निशान एक कह सकते हैं कि एक आदेश जारी किया। इसी को ईस्ट इंडिया कंपनी का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इस मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा का रियल मतलब क्या होता है, तो आप कहेंगे कि इसका मतलब होता है अधिकार पत्र। और इस अधिकार पत्र के तहत जो है फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को भारत में कहीं भी 3000 रुपए वार्षिक किराए के बाद कहीं भी जो है, कहीं का मतलब पूरे बंगाल में मुक्त जो है व्यापार करने का अधिकार जो है प्रदान कर दिया। अपनी करेंसी लगाने का जो है, अपने जो है टकसाल स्थापित करने का अधिकार जो है उसने प्रदान कर दिया। और इसके तहत मुगल साम्राज्य से अंग्रेजों को जो है जो ये छूट मिली, ईस्ट इंडिया कंपनी को अपनी जड़ों को और जमाने में आगे जो है बड़ा सहयोग मिला। यह बात मैं क्यों बता रहा हूं, यह बात मैं इसलिए बता रहा हूं कि अब जो है अंग्रेजों को बंगाल में अधिकार जो है व्यापार करने के लिए जो है दस्तखत जो है मिल गया। दस्तखत का मतलब ही आप समझ लो फ्री पास। फ्री पास, और फ्री पास जो होता था आगे चल करके ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो है खुद जारी करने लगी थी। फ्री पास जो है ईस्ट इंडिया कंपनी खुद जारी कर देती थी। अब उसका फायदा ये तो खुद उठाते थे, टैक्स पे नहीं करते थे, टैक्स बचाते थे। इसके साथ साथ जो भारतीय व्यापारी थे उनसे भी जो है कमाने लगे। क्या, अगर किसी भारतीय व्यापारी को जो है अपना सामान थोड़े देर तक के लिए मान लीजिए कि विदेश में जो है भेजना है बंगाल के हुगली से, तो अगर जो है टैक्स, टोटल टैक्स जो है अगर उन दिनों 1000 रुपया होता था तो उस व्यापारी से कहते थे कि तुम हमको सिर्फ 800 रुपया ही दे दो और जो है तुम्हारा ये सामान मैं अपने फ्री पास से जो है वहां भिजवा देता हूं। तो भारतीय व्यापारी को सस्ता पड़ता था, अंग्रेजों को अलग से जो है एक काउंटर हो गया कमाने का। यह किसके दिमाग की उपज थी? रॉबर्ट क्लाइव के दिमाग की उपज थी। तो जाहिर सी बात थी भारतीय व्यापारियों को तो इससे फायदा था, लेकिन राजस्व का जो है बड़ा नुकसान हो रहा था। और राजस्व का नुकसान हो रहा था, इस बात की जानकारी जब सिराजुद्दौला को पता चला तो सिराजुद्दौला ने तत्काल प्रभाव से जो है उस समय बंगाल में उस समय प्रमुख ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख अधिकारी था जिसका नाम जॉन ड्रेक था। ड्रेक को तत्काल जो है पत्र भेजता है कि तत्काल प्रभाव से जो है इस व्यवस्था पर रोक लगाओ, नहीं तो उसका परिणाम जो है बुरा होगा। यानी अंग्रेजों को पैसे की जरूरत थी, किसके लिए?
यहां पर तीसरा कर्नाटक युद्ध के लिए, सप्तवर्षीय युद्ध के लिए, और वो पैसा कहां से मिल रहा था? बंगाल से। लेकिन उस पर रोक कौन लगा रहा था? कौन रोक लगा रहा था? तो आप कहेंगे कि अंग्रेज अभी जो है उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। रॉबर्ट क्लाइव चाहता था कि नहीं ये व्यवस्था बनी रहे, जबकि जो है कौन रोक लगा रहा था? सिराजुद्दौला ऐसा नहीं चाहता था। तो यह पहला कारण था, यह दस्तखत व्यवस्था जो है यह पहला कारण था जो कि सिराजुद्दौला को अंग्रेजों का जानी दुश्मन बना दिया। दूसरा रीजन जो है अंग्रेजों और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच जो दूसरा रीजन जो है सबसे बड़ा था, वो ये था लड़ाई का जो है दूसरा रीजन जो है ये था मतभेद होने का कि ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी ये दोनों बंगाल में अपने अपने जो है क्षेत्र का किलाबंदी करना शुरू कर दिए। इस बात की जो है जानकारी हो गई किसको? इस बात की जानकारी हो गई सिराजुद्दौला को। उसने तुरंत पत्र लिख करके इन दोनों कंपनियों के कमांडेंट को कहा कि तत्काल प्रभाव से किसके आदेश पर आप अपने क्षेत्र की किलाबंदी कर रहे हैं, रुकवा दिया। फ्रांसीसी मान गए लेकिन अंग्रेज नहीं माने। अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला की जो है कमजोरी ढूंढी और कमजोरी जो है उन्होंने पाया क्या? उन्होंने पाया कि सिराजुद्दौला का जो है एक मौसेरा भाई है जिसका नाम है शौकत जंग जो है सिराजुद्दौला की जो मौसी थी जिनका नाम था मुनमुन, कहीं कहीं नाम लिखा होगा मैमून का ही जो है इकलौता बेटा था। और बिहार का जो पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट है उस समय पूर्णिया जो है का वो जागीरदार हुआ करता था। रिश्ते दोनों भाइयों में, मौसेरे भाइयों में अच्छे थे, लेकिन अंग्रेजों ने उस मामला को जो है बिगाड़ दिया, क्योंकि अंग्रेजों की हमेशा से जो है ये पॉलिसी रही थी डिवाइड एंड रूल इनकी जो है पॉलिसी रही थी। और शौकत जंग को जो है ये लालच दे दिया कि इतना बड़े बंगाल के जो है क्षेत्र पर तुम्हारा भी तो हक बनता है और तुम जमींदार बन करके जो है इतने में ही जागीरदार बन करके खुश हो, तुमको तो नवाब रहना चाहिए। और इतना भर दिया कि जाहिर सी बात थी शौकत जंग जो है अब अंग्रेजों का साथ देने लगा, और अंग्रेजों का साथ देने लगा। ये बात जो है सिराजुद्दौला के लिए बड़ा धर्म संकट की स्थिति थी। सोने की लंका जल करके राख हो गई। रावण जैसा व्यक्ति भी अगर हार गया तो क्यों? क्योंकि उसका सगा भाई उसके खिलाफ था। और एक वनवासी जो कि जिसके पास कुछ भी नहीं था, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जिनका आज जन्मदिन भी है, उन्होंने रावण को पराजित करके जो है लंका का सर्वनाश कर दिया। क्यों? क्योंकि उनके साथ अपना सगा भाई था। आखिरकार सिराजुद्दौला का जब मौसेरा भाई इसके खिलाफ हुआ, समझाने के सारे यत्न जो है जब फेल हो गए, तो जाहिर सी बात थी अब दो रीजन थे। एक वो फैक्ट्री पर जो है उसने किलाबंदी का काम कर रहे थे, सब आदेश जारी किया सिराजुद्दौला, फ्रांसीसियों ने बंद कर दिया, अंग्रेज नहीं माने, तो इसलिए जो है अब उनके खिलाफ सैनिक कार्रवाई जो है जरूरी थी। और सैनिक कार्रवाई अंग्रेजों के खिलाफ हो उससे पहले ही जो है शौकत जंग अंग्रेजों के फेवर में युद्ध करने आ गया, यानी जो है उसकी मौत जो है आ गई। और उसकी मौत आ गई तो जो है जाहिर सी बात थी, हुआ क्या? मनिहारी में ये जगह होती है बंगाल में, उस समय बंगाल में, अब तो ये बिहार में पड़ती है। यहीं पर इन दोनों के बीच जो है लड़ाई होती है। कब? 17 अक्टूबर 1756। आप जो है सिर्फ याद रखें ईस्वी 1756 में जो है ये युद्ध हुआ। और इस युद्ध किसके किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे ये युद्ध हुआ था शौकत जंग
किसके बीच? शौकत जंग और किसके बीच? तो आप कहेंगे सिराज उद दौला के बीच हुआ था। किसके बीच? शौकत जंग और सिराज उद दौला के बीच हुआ था। शौकत जंग जो कि सिराज उद दौला का जो है मौसेरा भाई था। किसका मौसेरा भाई था? सिराजुद्दौला का जो है मौसेरा भाई था। इसकी जो है मौसी थी जिनका नाम था मैमून बेगम, उन्हीं का जो है ये बेटा था। और आखिरकार जब ये अंग्रेजों का हितैषी बन गया तो इस युद्ध में, मनिहारी के युद्ध में सिराजुद्दौला ने शौकत जंग को जो है पराजित किया। और न सिर्फ पराजित किया बल्कि जो है यहीं पर सिराजुद्दौला के सेना नायक के द्वारा सिराजुद्दौला ने आदेश दिया और इनका सर कलम कर दिया गया, सर अलग धड़ अलग कर दिया गया, उसकी हत्या कर दी गई। किसकी? शौकत जंग का। मनिहारी के युद्ध में जो है शौकत जंग पर पराजित हुआ। अंग्रेजों के लिए ये थोड़ी सी बात जो है परेशानी का सबब था, क्योंकि शौकत जंग जो है पूरी निष्ठा श्रद्धा के साथ जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ था, अंग्रेजों के साथ था। और इसकी तीसरी जो मौसी थी, किसकी? सिराजुद्दौला की, जिनका नाम था जो है घसीटी, तीसरी नहीं दूसरी, घसीटी बेगम। ये कुछ ज्यादा ही घसीटी थी। घसीटी बेगम ये ढाका के जो नवाब थे, ढाका के गवर्नर थे, उन्हीं की विधवा थी। उनकी विधवा थी कौन? घसीटी। और इनका जो है उस समय एक व्यक्ति, हालांकि हिंदू धर्म को जो है मानने वाला था, और उससे जो है प्रेम संबंध हो गए। उससे प्रेम संबंध हो गए जिसका नाम जो है राजकमल था। और प्रेम संबंध हुए, उसके पीछे भी जो है उद्देश्य राजकमल को इनसे धन प्राप्त जो है करना था, बाकी और कुछ नहीं था। क्योंकि इनका कोई था नहीं और इनके पास जो है अगाध जो धन दौलत थी। यह भी बात जो है सिराजुद्दौला को पता चला तो सिराजुद्दौला जो है बड़ा आग बबूला हुआ और मनिहारी के युद्ध में शौकत जंग का काम तमाम करने के बाद इस घसीटी बेगम को भी जो है ये बंगाल में घसीट लाया। कौन? सिराजुद्दौला बंगाल में घसीट करके जो है ले आता है, बंगाल में घसीट करके ले आता है। और उसी समय जो है एक घटना घटती है, जब कलकत्ता पर इसने अटैक किया, कलकत्ता पर अटैक किया, कासिम बाजार, अंग्रेज भयभीत होकर के जो है भाग खड़े हुए। अंग्रेजों की अभी इतनी औकात नहीं थी कि वो नवाब की सेना का जो है सामना कर पाए, ना, बिल्कुल नहीं था। बंगाल पर इसने जो है अधिकार कर लिया। कलकत्ता पर जो इन्होंने विलियम फोर्ट की स्थापना किया था, सुतानुती, गोविंदपुर, कालीकट मिला करके जो है जो इन्होंने घेरेबंदी करी थी, इसको सब जो है वो तहस नहस कर दिया। और सिराजुद्दौला के द्वारा जो है कलकत्ता का नाम बदल करके और अलीनगर कर दिया गया। क्या नाम कर दिया गया? अलीनगर जो है कर दिया गया। ये बड़ा जो है पूछता है कि कलकत्ता का नाम जो है अलीनगर किसके द्वारा जो है किया गया? तो कलकत्ता का नाम अलीनगर किया था किसने? सिराजुद्दौला ने। और कब किया था? तो 1756 में किया था। 1756 में जो है इसका नाम अलीनगर किया था। वहीं पर एक घटना घटी जिसको कि भारत के इतिहास में ब्लैक होल ट्रेजेडी के नाम से जाना जाता है, या फिर इसे काल कोठरी की घटना के नाम से जाना जाता है। काल कोठरी की घटना जो है कब हुई थी, क्यों हुई थी, कैसे हुई थी, आइए इसको देखते हैं। काल कोठरी की घटना जो है हुई थी कब? तो आप कहेंगे 20 जून 1756 को हुई थी। कब हुई? 20 जून 1756 को। कहां पर हुई थी? कहां हुई? तो कलकत्ता में हुई थी, कलकत्ता में। और कलकत्ता को तब किस नाम से जाना जाता था? तब अलीनगर के नाम से जो है जाना जाता था। यह बात इसलिए बता रहा हूं कि अगर जो है कभी प्रश्न पूछे और ऑप्शन में जो है दिया रहे कि ब्लैक होल ट्रेजेडी या काल कोठरी की घटना कहां हुई थी, ऑप्शन में कलकत्ता और अलीनगर दोनों दिया रहे तो अलीनगर को सही करेंगे। आज भी कलकत्ता में ये जगह होती है, क्योंकि उस समय पूरे कलकत्ता को ही अलीनगर के नाम से जाना जाता था। और इसमें हुआ क्या? इन्होंने
काल कोठरी की घटना का जो है अगर जो है पूछा जाए कि स्रोत क्या है, तो स्रोत जो है इसकी जानकारी सबसे पहले जो है किसने दिया था, तो इस घटना का स्रोत एक किताब है जिस किताब का नाम है अलाइव द वंडर। क्या नाम है? अलाइव द वंडर। और अलाइव द वंडर नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, तो कहेंगे आप ये पुस्तक को जो है, इस पुस्तक का लेखक कौन था? कौन था लेखक? तो इसका जो है लेखक जो व्यक्ति था जिसका नाम था हॉलवेल। क्या नाम था? हॉलवेल। मिस्टर हॉलवेल आगे चल करके ये बंगाल का जो है गवर्नर भी बनेगा, यही इसका राइटर था। अलाइव द वंडर नामक पुस्तक में जो है लिखता है कि 20 जून की रात हुआ यूं कि नवाब के द्वारा जो है करीब 146, कहीं कहीं जो है मिलेगा 150, लगभग 150 लिखा मिलेगा, आप टेंशन मत लेना। 146 एनसीईआरटी के अनुसार 146 अंग्रेज सेना के जो है अंग्रेज अधिकारियों को पकड़ करके और एक कोठरी में कैद कर दिया गया। क्या किया गया? कोठरी में कैद कर दिया गया, जिस कोठरी के बारे में बताया गया कि वो कोठरी करीब 18 फीट जो है लंबी थी और करीब करीब कितनी, तो आप कहेंगे कि 14 फीट जो है ये चौड़ी थी। 18/14 के जो है एक कोठरी में कितने लोगों को कैद कर दिया? 146 लोगों को कैद कर दिया, पूरी रात उसमें जो है बंद कर दिया। एक तो अंग्रेज, दूसरे अंग्रेज अधिकारी जो लग्जरियस लाइफ जीने के जो है आदि थे, गर्मी वैसे भी वो लोग नहीं बर्दाश्त करते, और ये इस पट्टे ने गर्मी की जो है दिन में 20 जून के दिन उनको ऐसे कमरे में बंद करवा दिया जिसमें सिर्फ जो है किसी तरह एक दरवाजा था, बाकी कोई खिड़की खिड़की ना। और इन्होंने बताया कि 146 में जो है करीब 123 ऐसे थे, 23 अधिकारी, 123 ब्रिटिश अधिकारी इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। जो शेष बच गए कितने? 23 कहा जाता है। इतिहास से जो है प्रमाण मिलता है, एनसीईआरटी कहती है कि नहीं, जो है जो जिंदा थे वो भी, जो मर गए थे वो भी, इन दोनों को उठवा करके जो है इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के मुख्यालय में जो है भिजवा दिया। कहा कि ये है तुम्हारे अंग्रेज चाबाज सेना के ऑफिसर। और कुछ इतिहासकारों ने लिखा कि जो है इनको उठवा करके सबको बंगाल की खाड़ी में फेंकवा दिया कि फेंक दो, समुद्र के रास्ते कमीने आए हैं उसी रास्ते चले जाएंगे। इसी घटना को कुछ इतिहासकारों ने माना कि नहीं, ये मनगढ़ंत घटना है, इतना जो है क्रूर व्यक्ति नहीं था सिराजुद्दौला, लेकिन जो भी था यही घटना जो है वजह बन गई प्लासी का जो है लड़ाई का। यानी काल कोठरी की जो घटना घटी, काल कोठरी की घटना जो घटी, ये बात जो है अंग्रेजों तक पहुंच गई। कौन? जो कि कर्नाटक में जो है अभी युद्ध कर रहे थे, वहां तक जो है ये बात पहुंची कि कलकत्ता वाला जो फोर्ट है, फोर्ट विलियम, उसको सिराजुद्दौला ने अपने कब्जे में कर लिया है, कलकत्ता पर अधिकार कर लिया है और इतने लोगों को इस तरह से मार दिया है। तब रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन के नेतृत्व में एक सेना भेजी जाती है। कहां? कलकत्ता। जल सेना जो है भेजी गई, क्योंकि उन दिनों यूरोपीय लोगों की सबसे बड़ी ताकत, यूरोपीय कंपनियों की सबसे बड़ी ताकत जो है उनकी नेवी थी, यानी उनकी जल सेना थी। सिराजुद्दौला के पास जो है जल सेना का अभाव था, और थी भी तो वो नाम मात्र की थी, क्योंकि भारत में ये कॉन्सेप्ट जो है यही लोग लाए थे। और उसका परिणाम ये हुआ कि जनवरी, कब? जो काल कोठरी की घटना हुई, काल कोठरी की घटना जिस पर कि मैंने बताया कि बहुत से विद्वानों को जो है संदेह था। अब कलकत्ता पर अधिकार हो चुका था किसका? सिराजुद्दौला का। पूरा का पूरा जो है विलियम फोर्ट अब इसके कब्जे में था। और इस बात की जानकारी मैंने बताया कि दक्षिण भारत में, कर्नाटका में उन दिनों सप्तवर्षीय युद्ध में जो है व्यस्त रहे रॉबर्ट क्लाइव और वाटसन को होती है, तो दोनों जो है एक विशाल सेना लेकर के और कलकत्ता की तरफ जो है मूव करते हैं।
उनकी सेना में जल सेना जो है सबसे अधिक थी, जो कि सिराजुद्दौला की जो है कमजोरी थी। और 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता का जो है युद्ध होता है। कौन सा युद्ध हुआ? जी हां, कलकत्ता युद्ध। कलकत्ता की लड़ाई, कलकत्ता की लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो आप कहेंगे कि यह युद्ध हुआ था कब? 2 जनवरी 1757 को। किसके किसके बीच हुई थी? तो किसके किसके बीच हुई? सिराजुद्दौला। किसके किसके बीच? तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुई थी। सिराजुद्दौला और किसके बीच? अंग्रेजों के बीच हुई थी। कौन सा अंग्रेज था? तो रॉबर्ट क्लाइव था। कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव। परिणाम क्या हुआ? परिणाम वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। सिराज हार गया। सिराज युद्ध जो है हार जाता है, और सिराज युद्ध हार गया तो जाहिर सी बात थी अब अलीनगर की संधि करने के लिए उसको विवश कर दिया जाता है, क्योंकि उसके पास जो है और कोई चारा नहीं था। तब अलीनगर की संधि, अलीनगर को मैंने बताया ना कि इसने नाम परिवर्तित करके कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया था। और ये संधि हुई थी कब? तो आप कहेंगे कि ये संधि 9 फरवरी वर्ष 1757 को हुई। कब हुई? 9 फरवरी 1757 को ये संधि हुई। और इस संधि के तहत जो है हुआ क्या? इस संधि के तहत आखिरकार सिराजुद्दौला से वो सब कुछ मनवा लिया गया जो कि नहीं होना चाहिए था। 3 लाख रुपया इनको युद्ध हर जाने के रूप में देना पड़ा। किसको? सिराजुद्दौला को। दूसरा, अंग्रेजों को अपना टकसाल स्थापित करने का जो है शर्त इन्होंने स्वीकार कर लिया। अपने सिक्के चलाने का जो है शर्त स्वीकार कर लिया। फ्री पास किसी को दे करके भी ये बिजनेस कराएं, उस सुविधा को भी इन्होंने स्वीकार कर लिया। इतना ही नहीं, अपनी सेना रखना और जो है किलेबंदी करने की शर्त भी जो है ये स्वीकार कर लिए। यानी पूरी तरीके से एक तरफा संधि हुई और अन्यायपूर्ण संधि हुई, जिसके तहत जो है सिराजुद्दौला को जो है बिल्कुल आप कह दें कि अपने चंगुल में ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने जो है जकड़ लिया। और अलीनगर की संधि ही आगे चल करके प्लासी की लड़ाई का जो है वजह बनता है। अलीनगर की संधि में जो सबसे बड़ा जो है रोल जो व्यक्ति किया था, जिसका नाम था अमीन चंद्र। नाम उसका अमीन चंद्र था, लेकिन बहुत कमीना इंसान था। अमीन चंद्र, जगत नारायण सेठ, राय दुर्लभ राय और सबसे बड़ा जो है कमीना इसका सेनापति था, जिसका नाम था जो है मीर जाफर। मीर जाफर को रॉबर्ट क्लाइव ने जो है ये ऑफर दे दिया, क्या? कि तुम मेरा साथ दो, मैं तुझको बंगाल का नवाब बना दूंगा। और मीर जाफर कुछ चंद सिक्कों पर और बंगाल का नवाब बनने की शर्त पर जो है अपनी जमीर को बेच दिया। और ऐसे मीर जाफर जब जब जो है हिंदुस्तान में हुए हैं तो उसका परिणाम बड़ा ही जो है बुरा हुआ है। कहा गया है, खता लम्हों ने जो कर दी सजा सदियों ने पाई है, कीमत कभी उन्होंने तो कभी इन्होंने झुकाई है। आखिरकार अलीगढ़ की जो है संधि के बाद अब मीर जाफर को अपने तरफ अंग्रेज मिला लेते हैं नवाब बनाने की जो है शर्त पे। और 17 जून नहीं 23 जून 1757 के दिन 23 जून 1757 के दिन अंततोगत्वा भागीरथी नदी, जिसको कि बंगाल में हुगली कहा जाता है, उसी नदी के तट पर जो पलाश के पेड़ के जंगल थे, पलाश के पेड़ के जंगल, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प भी जो है पलाश है, जिसको जंगल का आग भी कहा जाता है। इसी पलाश के जंगलों में जो भयंकर युद्ध हुआ उसको पलासी के युद्ध के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? पलासी के युद्ध के नाम से जाना गया। किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे सिराज उद्दौला और किसके बीच हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी या रॉबर्ट क्लाइव कह लो,
यही उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रमुख हुआ करता था। रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। कब हुआ? 23 जून 1757 को हुआ था। इस युद्ध के जो है कारण क्या थे? पक्ष तो मैंने बता दिया, दो पक्ष थे। कारण क्या था? तो इसके जो है दो कारण थे। एक काल कोठरी की घटना, काल कोठरी की घटना, और दूसरा जो है कारण अलीपुर की जो है तिरस्कारपूर्ण जो संधि थी, वो भी जो है इसका सबसे बड़ा जो है कारण था। वो भी जो है इसका सबसे बड़ा कारण था। और कारण तो जो है कई थे, मैंने बताया अभी आप लोगों से एक एक करके। और इस युद्ध में हुआ क्या, जो सबसे अजीब बात हुआ, इसका जो सेनापति था मीर जाफर और राय दुर्लभ राय, ये दोनों के दोनों जो है अंग्रेजों की तरफ जो है हो गए। यानी परिणाम क्या हुआ? परिणाम बताने की जरूरत नहीं है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है विजेता हो गई। ईस्ट इंडिया कंपनी इस युद्ध को जो है जीत लेती है। किसकी गद्दारी की वजह से? तो राय दुर्लभ राय और मीर जाफर की गद्दारी की वजह से ये युद्ध अंग्रेज जीत गए। और सिराजुद्दौला की हत्या मीर जाफर के पुत्र मीरान के द्वारा जो है मीरान मोहम्मद के द्वारा कर दिया जाता है। परिणाम में पहला परिणाम क्या? ये जो है विजेता हो गए। दूसरा क्या हुआ? सिराज उद्दौला मीर जाफर के पुत्र के हाथों मारा गया। मीर जाफर के पुत्र के हाथों मारा गया। और इस तरह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी यहां की राजनीति में जो है इन्वॉल्व हो गई और मीर जाफर को नवाब बना दिया गया। लेकिन वो कठपुतली नवाब जो है साबित हुआ। कौन? मीर जाफर। मीर जाफर आगे चलकर के खुद ही उसने जो है लिखा कि प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ देना मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी जो है गलती थी। मैंने अपने पैर में कुल्हाड़ी मारा था, पैर में नहीं, ये उठा करके सीधे खोपड़ी में मारे थे, जिसकी कीमत हिंदुस्तान को जो है 1947 तक चुकानी पड़ी और 47 के बाद भी चुकाना पड़ रहा है। कहीं पाकिस्तान के रूप में, कहीं बांग्लादेश के रूप में, कहीं अफगानिस्तान के रूप में अब तक चुकाना पड़ रहा है। बहरहाल प्लासी की जो लड़ाई थी, प्लासी की लड़ाई के बाद जो है बंगाल पर अधिकार हो गया। इसी युद्ध के बाद जो है बंगाल पर अंग्रेजों का क्या, बंगाल पर अधिकार। और किसका अधिकार हुआ? तो आप कहेंगे किसका अधिकार हुआ? तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है कर लिया जाता है। बंगाल पर अधिकार कर लिया गया और अब नवाब बनाया जाता है। कौन व्यक्ति? तो जो है नवाब जो है जिस व्यक्ति को बनाया गया, नवाब जो है जिस व्यक्ति को बनाया गया था, किसको बनाया गया? तो जी हां, नवाब बनाया गया था। किसको? तो नवाब बनाया गया था मीर जाफर को। नवाब कौन बना? मीर जाफर। मीर जाफर। और मीर जाफर जो है कब तक जो है नवाबियत करता है? तो आप कहेंगे 1757 से लेकर के और 1760 तक। 1757 में प्लासी की लड़ाई के बाद जो है इनको नवाब बनाया गया और अगले 3 सालों तक ये नवाब रहा था। कौन? रॉबर्ट क्लाइव? नहीं, मीर जाफर। और रॉबर्ट क्लाइव क्या बन गया? रॉबर्ट क्लाइव जो था, रॉबर्ट क्लाइव जो है ये बंगाल का गवर्नर बना। गवर्नर बना। कब से कब तक ये रहा? तो 1757 से लेकर के जो है और 1760 तक ये भी गवर्नर के पद पर रहा। ये बंगाल का नवाब बना और ये जो है क्या बनाया दिया गया? तो इसको जो है गवर्नर बना दिया गया। ये गवर्नर खुद बन गया। अब सारे जो है लॉ एंड ऑर्डर, सारे जो है शर्तें खुद ये तय कर रहा था। सेना कंपनी के पास, मतलब गवर्नर के पास। टैक्सेशन सिस्टम कंपनी के पास। एग्रीकल्चर कंपनी के पास। यानी जहां से भी धन जो है प्राप्त हो सकता था वो सब के सब जो है किसके पास था? रॉबर्ट क्लाइव के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। और इस बैला को क्या मिला? ये बैला सिर्फ नाम का जो है नवाब बन गया। सिर्फ नाम का जो है नवाब बन गया।
उसके बाद भी जो है इनको बिल्कुल बियरर चेक की तरह अंग्रेज जो है भुनाते रहे और इनको नवाब के पद पर तब तक बनाते रहे जब तक कि जो है ये अपने घर के बर्तन जो है घर में रहने वाली महिलाओं के आभूषणों को बेच करके और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा मांगे गए धन का जो है पूर्ति करते रह गए। इसलिए इन्होंने लिखा था कि मैं अंग्रेजों को साथ दे करके अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी थी, वरना सेना का सेनापति तो कम से कम था, सेना तो अपने अंडर में थी। अब तो जो है किले में रहने वाले नौकर ही डांट देते हैं और थे सिर्फ नाम के जो है नवाब। बहरहाल मीर जाफर जो है पहला कठपुतली नवाब था। इसको रॉबर्ट क्लाइव का गधा कहते हैं। किसको? मीर जाफर को। ईस्ट इंडिया कंपनी का बैल कहते हैं। किसको? मीर जाफर को जो है कहा जाता है। और 1757 से 1760 का वो जो है दौर था, वो दौर था जब जो है एक और घटना जो है घटती है। और कौन सी घटना घटती है? अब तो इनके पास जो है बंगाल जैसा सबसे बड़ा साम्राज्य था, अब तो इनके पास जो है पैसे की कोई जो है कमी नहीं थी। तो जाहिर सी बात थी डच, मैंने बताया ना था, डच जो कि मसूलीपट्टनम में उन दिनों जो है उनका क्षेत्र था डचों का। और किन्होंने रॉबर्ट क्लाइव ने डचों के जो है क्षेत्र को प्राप्त करने का जो है प्रयास करता है। कहा जाता है कुछ सूत्रों के अनुसार कि मीर जाफर जो है डचों से बाद में संधि कर लिया, हाथ जो है मिला लिया था अंग्रेजों को बंगाल से हटाने के लिए। लेकिन एनसीईआरटी ऐसा कुछ जो है नहीं मानती है, ऐसा कुछ जो है नहीं माना जाता है। माना क्या जाता है? होता यूं है जिसके बारे में जो है ये स्वीकार किया गया, जिसके बारे में जो है ये स्वीकार किया गया और ये तथ्य जो है दिखता भी है। इस वाले बेल्ट पर जो है मसूलीपट्टनम में, यहां पर इस वाले क्षेत्र में किसका जो है फैक्ट्री थी, किसका अधिकार था? तो डच लोगों का जो है अधिकार था। और अब यहां से बंगाल वाले बेल्ट से जो है सेना की कुछ टुकड़ी जो है जानी थी जल मार्ग से और कुछ टुकड़ी जो है स्थल मार्ग से होकर के जानी थी। इधर ऑलरेडी जो है इस वाले बेल्ट पर अभी मराठा शासन कर रहे थे जो बड़े ताकतवर थे, अंग्रेजों के लिए वो उन दिनों शक्तिमान थे, इसलिए उनसे अभी ये उलझना नहीं चाहते थे सब। इसलिए अपनी जो है सेना को इस रास्ते होकर के जाने का जब जो है इनके बंदरगाह से होकर के जाने का जो है फरमान सुनाया तो डचों ने इसका विरोध कर दिया। और विरोध कर दिया तो अब तो पास इनके पास पावर, पैसा, सब कुछ था ना। कहा जाता है कि जब व्यक्ति के पास पावर और पैसा हो तो बात से भी जो है चोट लगती है और नहीं तो लात से भी चोट नहीं लगता है। और यही हुआ। वेदरा नामक जगह पर, बंगाल में ही ये जो है जगह पड़ती है, वेदरा में। कब? वेदरा नामक जगह पर वेदरा युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? वेदरा का युद्ध होता है। कब? 1759 में। किसके किसके बीच हुआ? तो आप कहेंगे वेदरा का युद्ध जो है अंग्रेजों और किसके बीच हुआ? तो अंग्रेजों और डचों के बीच हुआ था। डचों के बीच हुआ था, डचों के बीच हुआ था। और यह भी जो है सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक हिस्सा था। सप्तवर्षीय युद्ध जो 1756 से 63 तक जो है चला था। और बस इसी बात को लेकर के हो गया कि तुम हमारी सेना को अपने क्षेत्र के रास्ते जो है नहीं जाने दे रहे हो। हालांकि जब इनकी सेना जो है इस क्षेत्र से होकर के जाने का जो है प्रयास कर रही थी तो डचों को फ्रांसीसियों ने भी कहा था कि तुम अपने क्षेत्र का इस्तेमाल करने न दो। और ऐसा ही हुआ। फ्रांसीसी भी कम कमीने नहीं थे, डचों को आगे बढ़ा दिए कि ठीक है जो होगा हम लोग साथ हैं। और जब वेदरा में यह जगह पड़ती है बंगाल में, हुगली नदी के तट पर जो है आमना सामना हुआ तो फ्रांसीसी कदम पीछे हटा लिए। और इस युद्ध में जो है डच जो है क्या हो गए? हार गए। डच जो है हार गए। विजयी कौन हो गए? तो जो है विजेता हुए कौन? अंग्रेज। और इस तरह से जो है इसी युद्ध के बाद जो है भारत से डचों की शक्ति का जो है सत्यानाश हो गया। डचों की शक्ति का जो है सत्यानाश कर दिया जाता है।
कहा जाता है कि इस युद्ध में मीर जाफर ने भी जो है साथ दिया था, अपना सहयोग दिया था। किसको? डचों को। और यही वजह था कि डचों को सहयोग करने की वजह से मीर जाफर को उसके पद से जो है हटा दिया जाता है। और उसी का दामाद जिसका नाम था मीर कासिम को जो है अगला नवाब बनाया जाता है। हालांकि मीर कासिम से मीर जाफर के संबंध अच्छे इसलिए नहीं थे कि मीर कासिम ने उनकी बेटी से जो है उनकी मर्जी के खिलाफ प्रेम विवाह जो कर लिया था, इसलिए अमरीशपुरी बन गए थे। कौन? मीर जाफर। और उसी मीर जाफर के जो है दामाद को मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। किस युद्ध के बाद? वेदरा के युद्ध के बाद नवाब बना दिया गया 1760 में। इधर रॉबर्ट क्लाइव को जब ईस्ट इंडिया कंपनी का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो बैठा हुआ था लंदन में, जब जो है लंदन बुलाया जाता है तो 1760 में रॉबर्ट क्लाइव चला जाता है। कहां? लंदन। लेकिन जाने से पहले रॉबर्ट क्लाइव बड़ा ही दूरदर्शी व्यक्ति था। उसको लग रहा था कि मीर जाफर को अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, अगर ये नवाब के पद पर रहेगा तो आगे जो है ये घायल सांप बन जाएगा, इसलिए ये फ्रांसीसियों से भी मिल सकता है, इसको पद से हटा दो। और उसको पद से हटा करके एक अनुभवहीन व्यक्ति जिसका नाम मीर कासिम, उस मीर कासिम को जो है नवाब बना दिया गया। और मीर कासिम नवाब बना। हालांकि नवाब बनते ही मीर कासिम और मीर जाफर के संबंध जो है अच्छे हो गए, क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा और कोई किसी का जो है अपना नहीं होता है। और मीर जाफर ने अपने दामाद किसको? मीर कासिम को, मैंने बताया ना, मीर कासिम को जो है सलाह देता है। मीर कासिम को सलाह देता है कि जरा संभल कर, ये गोरी चमड़ी वाले जितने जो है गोरे हैं अंदर से उतना ही जो है काले हैं। तुम एक काम करो, और क्या काम? ये करो कि जब तक रॉबर्ट क्लाइव जो है गया है लंदन वापस आता है तब तक राजधानी जो है परिवर्तित कर दो। और इसी मीर जाफर के कहने पर मीर कासिम ने ससुर जी के कहने पर अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद आज भी बंगाल में पड़ता है। मुर्शिदाबाद जो है बंगाल में पड़ता है। वही मुर्शिद कुली खां के द्वारा जो है जिसकी इस शहर की स्थापना की गई थी। कौन से नदी के तट पर है? तो आप कहेंगे कि हुगली नदी के तट पर है मुर्शिदाबाद। और मुंगेर जो है स्थानांतरित कर दिया गया। मुंगेर उन दिनों जो है बंगाल का हिस्सा था, लेकिन मुंगेर अब जो है बिहार में पड़ता है। किस नदी के तट पर? गंगा नदी के तट पर। और इस तरीके से जो है राजधानी का परिवर्तन कर दिया गया। किसके द्वारा? मीर कासिम के द्वारा। कहां से? मुर्शिदाबाद से जो है यानी मुंगेर जो है ट्रांसफर कर दिया गया। मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर राजधानी बदलती गई। आगे देखा जाए होता क्या है, राजधानी का जो है परिवर्तन कर दिया गया। और उधर इनकी सेना, किसकी सेना? जब जो है अंग्रेजों की सेना जब जो है पहुंचती है कर्नाटक में, तो वांडिसवास नामक जगह पर जो है लड़ाई होती है। 1760 में वांडिसवास की जो है लड़ाई होती है। और वांडिसवास की लड़ाई में फ्रेंच शक्ति का भी जो है सत्यानाश कर दिया जाता है। बस उसको यहीं पर देख लीजिए। कौन सा? वांडिसवास का जो है युद्ध कब होता है? तो 1760 में होता है। किसके किसके बीच होता है? तो अंग्रेजों के बीच, अंग्रेज और किसके बीच होता है? तो आप कहेंगे फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों के बीच हुआ था। और इस युद्ध का जो है परिणाम क्या हुआ? तो आप कहेंगे कि जो है इसका जो परिणाम हुआ, क्या अंग्रेज जो है इस युद्ध को जो है जीत गए और फ्रांसीसी जो है युद्ध को हार गए। यह किसका हिस्सा था? तो जो है थर्ड बैटल ऑफ कर्नाटका यानी बंगाल का जो है कर्नाटक के तीसरे युद्ध का ही हिस्सा था। कौन? वांडिसवास की जो है लड़ाई। इस तरीके से उन्होंने वेदरा में वास कर दिया, किसका? डचों का। और यहां पर कहां पर? वांडिसवास में काम खत्म कर दिया फ्रांसीसियों का। शेष बातें अगले दिन अगली क्लास में मैं बताऊंगा आप लोगों से। ये लड़ाई जो कि बंगाल को जीत लिया अंग्रेजों ने, ये बक्सर तक कैसे पहुंची। प्लासी की लड़ाई के बाद अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार कर लिया, लेकिन बक्सर की लड़ाई को जीत लेने के बाद अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान पर अधिकार कर लिया। ये कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, उसका क्या प्रभाव हुआ, अगली क्लास में आप लोगों से मैं चर्चा करूंगा। आज बस
इतना ही। थैंक यू। मुझे शुरू से लेकर अंत तक सुनने के लिए। आप अपने जो है सकारात्मक विचार या सुझाव कमेंट बॉक्स में जो है अवश्य लिखें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। गुड नाइट। गुड नाइट।